So coming to the periodic properties fourth lecture, it depends upon the electron gain enthalpy. इससे पहले हम लोगों ने एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एंथैल्पी टॉपिक को कवर कर लिया है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? द एनर्जी रिलीज्ड when an electron enters the outermost shell of an isolated neutral gaseous atom। ये डेफिनेशन बिल्कुल रिजेंबल कर रही होगी आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी से। वहाँ पे हम एनर्जी देते हैं ताकि आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल सकें। यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है जब आउटर मोस्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन आता है। वहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो बट ऑब्वियस की बात है कि वो भैया कैटायन बनाएगा, और यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो बट ऑब्वियस की बात है कि क्या बन जाएगा, एनायन। तो एक बार फिर से देखिए, द एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स द आउटर मोस्ट शेल, शेल लिखना भूल गया मैं, outermost shell of an isolated neutral gaseous atom to form an anion। यानी कि एक मेटल है, वो अपने गैशियस फॉर्म में है, उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो वो एनायन में कन्वर्ट हो गया। जो एनर्जी रिलीज हुई उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। उसको जिस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है वो मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ। ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है क्योंकि देखो, जब प्रोसेस एसोसिएशन से रिलेटेड हो, हाथ में ताली बजा कर देखो, हाथ गर्मा जाएगा। दो चीज़ें आपस में चिपक रही हैं, इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में चिपक रहा है तो एनर्जी रिलीज होगा, इसलिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब वहीं आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तो वहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव लिखा गया था, एंडोथर्मिक था। अच्छा, ये डेल्टा का मतलब तो चेंज हो गया, ईजी का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन गेन, और एच का मतलब आप जानते हो एंथैल्पी यानी कि एनर्जी। क्लियर हो गई बात? जब एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में आकर बैठेगा, एनर्जी रिलीज होगी, उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। सिंपल सीधी बात। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है सक्सेसिव प्रोसेस होता है। सक्सेसिव प्रोसेस मतलब वन आफ्टर दी अनदर, एक एक करके इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो आप। ये नहीं कि तुम्हारे पास आउटर मोस्ट शेल में अगर मान लो 2-3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तुमने 2-3 एक साथ डाल दिए, नहीं, पहले एक जाएगा फिर दूसरा फिर तीसरा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एनर्जी में चेंजेस होते हैं। अब जैसे मैं आपको बात एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल से समझाता हूँ ये चीज़। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब तुम दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ डाल दोगे तो दिक्कत होगी, तुम एनर्जी चेंजेस नहीं पढ़ पाओगे। तो क्या किया तुमने, पहले एक इलेक्ट्रॉन डाला, सक्सेसिव प्रोसेस, एक एक करके इलेक्ट्रॉन डालना होता है, तो ये एनायन बन गया, यानी कि अब 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहाँ से बच्चों एनर्जी रिलीज हो गई। कितनी भी रिलीज हुई उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी फिलहाल इतना हमको पता होना चाहिए कि वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो बड़ा ऑब्वियस की बात है कि नेगेटिव है, अभी आपको मैंने ये चीज़ बताई है। लेकिन अगर वही चीज़ हम यहाँ पर ओ नेगेटिव के लिए पढ़ते हैं कि ओ नेगेटिव ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है और O2 माइनस में कन्वर्ट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया, तो जो इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा बच्चों, तब ये नेगेटिव नहीं होगा, तब ये पॉजिटिव होगा। यानी कि अब प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा रैदर देन एक्सोथर्मिक। अब ऐसा क्यों हुआ, तो इसके लिए आप लोग एक अलग से नोट बनाकर चलेंगे। वो नोट क्या कहेगा, वो नोट कहेगा कि सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी
of an atom is always positive. सुन रहे हो, समझ रहे हो? ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थी, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब वो एनर्जी जो रिलीज हो रही हो जब सेकंड इलेक्ट्रॉन आ रहा हो। तो ये हमेशा क्या रहेगी बच्चों, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। क्यों रहेगी? बिकॉज इट विल एक्सपीरियंसेस द फोर्स ऑफ रिपल्जन, बिकॉज द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन will experience the force of repulsion given by an electron cloud of outermost electron। समझे कि समझाएं? देखो, ये कोई एक एटम है, उसके आउटर मोस्ट शेल में तुमने एक इलेक्ट्रॉन एंटर करवा दिया तो वो यहाँ आ गया, तो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस आउटर मोस्ट शेल में आ जाएगा। तो कह रहा है जब तुम सेकेंड इलेक्ट्रॉन को एंट्री करवा रहे होगे तो इसका नेगेटिव चार्ज और आउटर मोस्ट शेल का नेगेटिव चार्ज ये आपस में फोर्स ऑफ रिपल्जन क्रिएट करेगा। तो अब जो सेकंड इलेक्ट्रॉन आने वाला है वो इतनी आसानी से नहीं आ पाएगा जितनी आसानी से आना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। किसको? इस इलेक्ट्रॉन को। इस इलेक्ट्रॉन को हम फोर्स लगाएंगे, तू जा बेटा जा, हम धक्का लगाएंगे, हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल एनर्जी लगाएंगे, ताकि वो आउटर मोस्ट शेल में जाकर बैठ जाए, चिपक जाए। और हम एनर्जी, बट ऑब्वियस की बात है ज़्यादा ही लगाएंगे फोर्स ऑफ रिपल्जन के कंपैरिजन, ताकि हम इलेक्ट्रॉन को बिठा सकें। तो जो नेट रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव होगा, यानी कि एंडोथर्मिक होगा। मतलब जो हम एनर्जी देते हैं वो ज़्यादा होती है एज कंपैरिजन टू जो एनर्जी रिलीज हो रही होती है। तो इसलिए हमने जो नोट का पॉइंट लिखा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से समझना कि द सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसको दूसरे दृष्टिकोण से इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो एनायन होता है, एनायन always have positive electron gain enthalpy। तो ये एक्सेप्शनल केसेस में आती हैं बातें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कंसेप्ट होना क्या चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, एक्सोथर्मिक होना चाहिए। लेकिन ये क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है। क्यों पॉजिटिव हो रहा है? क्योंकि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को फोर्स ऑफ रिपल्शन मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। किसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड? आउटर मोस्ट शेल का। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं तो नोट में ही एक तीसरा पॉइंट और लिख लो। Atoms with positive electron gain enthalpy वो कौन कौन से होंगे? नाइट्रोजन, बेरिलियम, हीलियम, नियॉन, एक्सेट्रा। ऐसा क्यों? इनमें क्या खास बात है? किसी भी एटम की अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि वो अगर सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल यानी कि क्या हो सकता है? या तो वो हाफ फिल्ड हो या वो फुली फिल्ड हो। इन दोनों ही केसेस में बच्चा लोग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। भाई जो स्टेबल है वो अनस्टेबल क्यों होगा? हम इलेक्ट्रॉन, एक एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट या लॉस क्यों करता है? ताकि वो स्टेबल हो सके। अब जो ऑलरेडी स्टेबल है वो क्यों लेगा? इसलिए हमको एनर्जी देनी पड़ेगी।
और जब हम एनर्जी देंगे तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब जैसे नाइट्रोजन का केस है, 1s2 2s2 2p3, ये हाफ फिल्ड है, स्टेबल है, नहीं लेना चाहेगा आसानी से। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, 1s2 2s2, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, नहीं लेना चाहेगा। हीलियम नियॉन तो इनर्ट हो गए, इसमें तो कहा जाता है इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी 0 है, क्योंकि लेंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं लेंगे। नाइट्रोजन तो एक बार फिर भी ले सकता है, हाफ फिल्ड है, ले लेगा, ले लेगा। लेकिन हीलियम नियॉन कैसे लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे, कतई नहीं लेंगे। बात समझ में आ रही है? जो हंसी खुशी राजी ले ले, जो खुशी राजी ले ले, हंसी हंसी ले ले, वो नेगेटिव है। जिसको हमें देना पड़े एनर्जी, वो पॉजिटिव है। और हमें पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किन के लिए याद रखना है? जिनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड हो, या फिर एनायन के केस में, या फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेसिकली एनायन ही तो हो गया, क्योंकि एक एटम जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये तो उसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गई, अब वो एनायन बन चुका है। अब एनायन जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो उसकी सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गई। बात यही है, ये दोनों पॉइंट्स एक ही हैं, देखने का नजरिया अलग है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अक्रॉस द पीरियड बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सेकंड पीरियड। ली दे पकनॉफ। यहाँ से यहाँ जब जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, तो व्हाट विल हैपन्स टू द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? इट विल इंक्रीज। क्योंकि ऐसा है कि भाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज के। इसलिए अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखवाऊँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगर मैं तुम लोगों से लिखने के लिए कहूँ तो वो ये होगा कि फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन का, फिर इसका, फिर इसका। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है कि एट द एंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मतलब फ्रॉम मूविंग लेफ्ट टू राइट, तुम्हें जो राइट वाले एलिमेंट्स होंगे जैसे फ्लोरीन, फिर इसके नीचे क्लोरीन, फिर इसके नीचे ब्रोमीन, फिर इसके नीचे आयोडीन, इनका भैया मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि सबसे एंड में तो यही आ रहे हैं ना। तो यहाँ पर नोट करके एक बात और लिख लीजिएगा, halogens have maximum electron gain enthalpy in their respective periods। रिस्पेक्टिव पीरियड मतलब सेकेंड पीरियड में फ्लोरीन रहा जाए, थर्ड पीरियड में क्लोरीन रहा जाए, एंड सो ऑन। पीरियड समझ रहे ना बेटा? तो हम एक बार बता दें, ये देखो सेकेंड पीरियड में जब आप लिथियम से इधर के लिए जा रहे हो तो फ्लोरीन मिल रहा है, फिर यहाँ से यहाँ के लिए जा रहे हो तो लास्ट में क्लोरीन मिल रहा है, फिर ब्रोमीन मिल रहा है। तो इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज कर रही है, तो हेलोजेंस का ही तो मैक्सिमम होगा। तो ये पॉइंट लिखना उचित रहेगा कि नहीं कि हेलोजेंस हैव द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। लेकिन अगर मैं हेलोजेंस में कंपेयर करना चाहूँ, यानी कि अगर एक तरफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिखा है, अगर मैं इनमें कंपेयर करना चाहूँ कि किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है, तो क्या कहोगे आंसर बच्चों? तो ध्यान से समझना, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगा, यानी कि फ्लोरीन का ज़्यादा होगा, क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, और फिर आयोडीन का। और इसमें एक लोचा है, इसीलिए इसको लिखवा रहा हूँ अच्छे से। इसमें लोचा ये है कि ये एक्सपेक्टेड है जो आप सोच रहे हो, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर इन द केमिस्ट्री।
तो एक्चुअल ऑर्डर क्या है? एक्चुअल ऑर्डर देखा गया कि क्लोरीन की मैक्सिमम है, फिर फ्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। कई बुक्स में लिखा जाता है क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। तो इट डिपेंड्स अपॉन द ऑथर्स विच यू आर स्टडिंग। तो इसीलिए बेसिकली कभी कभार क्वेश्चन, हमेशा कभी कभार क्या, मोस्टली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मैक्सिमम हैलोजेंस में किसकी है इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी, तो दैट इज ऑफ क्लोरीन। तो आप ये बात याद रखना कि क्लोरीन की ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है हैलोजेंस में, क्लोरीन की नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती है ये समझ लो। ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा, द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन will experience force of repulsion due to higher charge density in fluorine atom। नहीं समझे? अभी समझाते हैं। ये फ्लोरीन है, मान लो, मानने में क्या जाता है। ये क्लोरीन है, मान लो, मानने में क्या जाता है। अब फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन का साइज बड़ा है। दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर मारना चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर मारना चाहता है। तो देखो बेटा, एक इसके बताने से पहले मैं तुमको एक टर्म क्लियर कर दूं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ही है बेसिकली। बस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में वर्ड एंथैल्पी जुड़ गया, एनर्जी जुड़ गया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी मतलब होता है टू लव, इलेक्ट्रॉन के प्रति लव, प्यार। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन होती है द ईज विद विच एन एटम, या द ईज विद विच an electron enters the valence shell। कितनी आराम से इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में घुस पा रहा है, वो उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टर्म्स में नापा जाता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन घुसता है आउटर मोस्ट शेल में बैठता है तो एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहा जाता है। तो बेटा, फ्लोरीन के पास हायर चार्ज डेंसिटी है, हायर चार्ज डेंसिटी। ये चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज अपॉन साइज। चार्ज डेंसिटी का मतलब है चार्ज अपॉन साइज, यानी कि साइज बहुत छोटा है और उसी छोटे साइज में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेटेड हैं। तो ये जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा इसको फोर्स ऑफ रिपल्जन लगेगा, तो आसानी से बैठ नहीं पाएगा। भाई खुद सोचो, एक छोटे से कमरे में 10 बच्चे बैठे हैं, 11वां बच्चा जब आएगा तो उसको बड़ी घुटन सी लगेगी। और वहीं 10 बच्चे अगर तुम्हारे स्कूल के क्लासरूम में बैठे हैं, जो कि बड़ी बड़ी क्लासरूम्स होती है, तो 11वां बच्चा 12वां बच्चा बड़े आराम से आएगा। अब ये क्लोरीन तुम्हारे स्कूल की क्लासरूम है जिसमें 11वां बच्चा आ रहा है, तो देखो कितनी खाली जगह है, आराम से बैठ सकता है। लेकिन फ्लोरीन के केस में क्या है, चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, घुटन सी महसूस होगी, रिपल्जन महसूस होगा, तो पीछे भाग जाएगा। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठ पा रहा है? क्लोरीन में, फ्लोरीन में नहीं। इसलिए क्लोरीन ज्यादा अच्छे से एक्सेप्ट करेगा। जब कोई चीज ज्यादा अच्छे से एक्सेप्ट करेगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ताली को कस के बजाओ, अपने दोनों हाथों की तालियां बजाओगे जब, कस जितनी कस के बजाओगे, यानी कि द ईज विद विच द इलेक्ट्रॉन एंटर्स, उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो ये आई होप रीजन क्लियर हो गया होगा। ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एज कंपेयर टू क्लोरीन, द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ रिपल्जन ड्यू टू हायर चार्ज डेंसिटी इन फ्लोरीन।
तो ये रहा वेरिएशन अक्रॉस द पीरियड। अब डाउन द ग्रुप में भी मैंने आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से रिलेटेड ये चीज़ बता दी है। अब यही चीज ऑक्सीजन, सल्फर, उससे टीपो, एक ग्रुप 16 है, इसमें भी यही होता है। ऑक्सीजन सल्फर में आप सोचोगे कि ऑक्सीजन हैज हैविंग द मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन इट्स पीरियड, बट ऐसा नहीं होगा, सल्फर की ज़्यादा होगी ऑक्सीजन से। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यहीं पे हम लोग लेक्चर 4 को समाप्त करते हैं। आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कंसेप्ट क्लियर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में पढ़ेंगे।